नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए एक बड़ा सपना देखा है। भारत की अर्थव्यवस्था को वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2025 तक बनाना चाहते हैं। क्या ये संभव है? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज यूनियन बजट आया है और उस दिशा में हम कितने कदम आगे बढ़े हैं, ये जानने के लिए मेरे साथ खुद मौजूद हैं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, 14% की जीडीपी हर साल चाहिए हमको 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए। इस साल हम 4.5% पर हैं। क्या आने वाले समय में इतना क्वांटम जंप संभव हो पाएगा जब वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक रिसेशन है, देश के अंदर जो है वो कैश फ्लो की हालत बड़ी खराब है? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इससे पहले पीछे ले जाऊं कि पिछले 5 वर्षों में 7.5% से ज़्यादा विकास दर थी और हमने $5 ट्रिलियन इकॉनमी सोच समझकर इसको टारगेट रखा और 100% 2025 तक हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी भारत को बनाएंगे। भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी 2014 में, उसको 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने बनाया केवल 5 वर्षों में। अगर वो $1.9 ट्रिलियन तब थी तो आज $2.9 ट्रिलियन है। तो आप ये देखिए कि कल्पना की $1 ट्रिलियन जोड़ा जो 70 वर्ष में केवल $1.9 ट्रिलियन तक पहुंच पाए थे। और हम यहाँ रुके नहीं। अगर पिछला वर्ष अर्थव्यवस्था में थोड़ी गिरावट आई, उसके वैश्विक कारण भी थे। ग्लोबल मंदी थी, 3.8 से 3% दुनिया भर की ग्रोथ रेट आना। लेकिन हमने बहुत सारे कदम ऐसे उठाए जो भारत में निवेश करने के लिए। आज भी आप देखिए, एफडीआई आज तक की सबसे ज़्यादा भारत में आई, फॉरेक्स रिजर्व सबसे ज़्यादा आज के समय में भारत में है। और हमारा फिस्कल डेफिसिट इस साल, जैसे हमने कहा कि 3.8%, तो अगले साल हमने कहा 3.5% रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ सभी की मांग थी कि आप निवेश करिए आधारभूत ढांचे में ताकि रोजगार हो सके, विकास हो सके, सड़कें बन सके, एयरपोर्ट बन सके, रेलवे लाइंस बन सके, रोजगार भी उत्पन्न हो, लोगों की जेब में पैसा भी ज़्यादा जाए। हमने वही किया। 103 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हम आधारभूत ढांचे को लेकर लगाने वाले हैं। अब किसान की आय दुगनी कैसी हो? एक तरफ आपने लागत का 1.5 गुना ज़्यादा देना शुरू किया, दूसरी ओर ये भी चुनौती है कि आज दलहन जो आप पहले इंपोर्ट करते थे, दालें आज आप अपना बल पर आप यहाँ पर पैदा करते हैं। लेकिन किसान का उत्पादन अगर ज़्यादा हो गया, जैसे हॉर्टिकल्चर में आपका उत्पादन एग्रीकल्चर से ज़्यादा है, तो आप फूल, फल, सब्जी इसको एक्सपोर्ट कैसे कर सकें? तो उड़ान योजना, उसके लिए भी हम शुरू करने वाले हैं ताकि किसानों की खेती का सामान बाहर जा सके। रेलवे में रेफ्रिजरेटेड उसके वैगन्स हों ताकि आपका फल, फूल, सब्जियाँ सड़ ना सकें, देश के अलग अलग कोने तक जाएं। ये बल दिया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। पानी घर घर तक पहुंचे ताकि स्वास्थ्य की प्रॉब्लम ना आए। साफ सुथरा पानी तो आज़ादी के 75वें साल तक मिले साफ सुथरा, तो वो भी कर रहे हैं एक तरफ से। तो ये बड़े कदम है जिससे कि रोजगार भी उत्पन्न होगा, सब कुछ होगा। दूसरा, एक व्यापारी के नाते आप क्या चाहते हैं कि मुझे लिटिगेशन नहीं चाहिए, विवाद नहीं चाहिए। हमने सबका विश्वास स्कीम लाए इनडायरेक्ट टैक्सेस में। 90% से ज़्यादा केसेस, 95% खत्म हो गए, 3 महीने में खत्म हो गए और 35,000 करोड़ सरकार को भी आ गया। अब व्यापारी वर्ग शांति से है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो कृषि के हमने 16 पॉइंट्स की बात की, जो क्रिटिक्स हैं वो ये पूछते हैं कि 6 साल में कहा गया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लगभग 4 साल हो चुके हैं। ऐसे में अभी तक क्या सरकार बता सकती है कि अभी किसानों की आय में 10% वृद्धि हुई है, 20% वृद्धि हुई है, 30% वृद्धि हुई है? क्या इसका कोई कैलकुलेशन या इसका कोई चार्ट या इसकी कोई मैपिंग सरकार ने करी है? निश्चित तौर पर अगर हमने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे तो करके देंगे। और मोदी सरकार ने जितने वायदे आज तक किए, चाहे गैस सिलेंडर देने की बात हो, हर गांव को बिजली पहुंचाने की बात हो, हर घर को बिजली देने की बात हो, और अब हर घर को स्वच्छ जल देने की बात हो, हमने हर वायदा पूरा किया है और ये सोच समझ कर किया है। हमने कहा, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट है कि लागत का 1.5 गुना ज़्यादा देंगे, वो दिया हमने। डिस्क्रिपेंसी क्या है? आपने माना कि मंडी के रिफॉर्म्स की बात कही उन 16 पॉइंट्स में एग्रीकल्चर में, जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पढ़े हैं। लेकिन हमने देखा 2 साल पहले 2-2 रुपए किलो प्याज फेंकना पड़ा लोगों को, टमाटर फेंकना पड़ा। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया जब 100 रुपए में प्याज नहीं मिल रहा था, हमको आयात करना पड़ा। अब मालूम पड़ा जो आयात किया है वो डंप हो रहा है। ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है? क्या हम कैलकुलेशन करके नहीं रखते हैं, या सभी जो फंक्शंस है गवर्नमेंट के, वित्त अलग काम करता है, कृषि अलग काम करता है, कंज्यूमर अलग काम करता है, इनके बीच फंक्शनिंग की कोई कमी? इसके 2-3 कारण हैं। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज,
अगर आपने देखा होगा इस बार बारिश बहुत लेट हुई तो प्याज सड़-गल गया, प्रॉपर आ नहीं पाया। फिर इंपोर्ट करने के लिए टाइम लगा तो 1-2 महीने दाम ज़्यादा रहे, लेकिन आजकल इतने गिर गए कि किसान को दिक्कत हो गई है। तो इसीलिए हमने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्टोरेज का प्रावधान गांव में हो सके, नाबार्ड भी उसमें मदद करेगा, उनकी आय के साधन भी शुरू हो जाएंगे। एक तो ये ऑप्शन दी है। दूसरा, एफसीआई की स्टोरेज क्षमता और बढ़ सके तो वो भी अपना बाकी उस पर काम करना शुरू करें। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ज़्यादा लगें तो वैल्यू एडिशन उससे होती है, और एक्सपोर्ट होगा तो उसमें दाम और ज़्यादा अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के स्टेबलाइजेशन फंड भी पहले बनाया था कि अगर कहीं पे दाम बहुत बढ़ते हैं तो उसको हम पैसा बीच में डालेंगे ताकि महंगाई ना बढ़े। और पिछले 5 साल मोदी सरकार में महंगाई 4% से कम रही, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उससे पिछली सरकार में यूपीए में 11-12% से ज़्यादा रहती थी। तो किसानों की हर समस्या का हल हम बारीकी में देख के कर रहे हैं, और मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस किसानों के ऊपर है। अगर आप ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय को देखें तो 3 लाख करोड़ रुपया केवल ये 2 डिपार्टमेंट्स के लिए दिया गया है। जी, एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा। हाल ही के दिनों में मोदी सरकार जब से 2014 में आई तब से लेकर आज तक जो इन्फ्लेशन है वो थोक और खुदरा दोनों इस दिसंबर जनवरी में हाईएस्ट है। ऐसे क्या सिचुएशन पैदा हो गई जिसके चलते ये हुआ, और दूसरा, इससे ये बजट किस तरीके से निपटेगा? ये टेम्परेरी है, साइक्लिकल है कि आजकल जैसे आप देखोगे वेजिटेबल्स में हो जाएगा, तो वैसा है ये 1 महीना रहेगा, लेकिन 1 महीने के बाद, जैसे मैंने आपको कहा प्याज के दाम पिछले महीने ज़्यादा थे, आज गिर गए बिल्कुल, तो उसमें भी फिर दिक्कत आती है। रोजगार की बात करें, राहुल गांधी ने कहा कि मैंने बजट सुना, लगभग 2.25 घंटे का था, सॉलिड कुछ नहीं था, भाषण लंबा था, और इससे कितना रोजगार जनरेट होगा ये कोई एम्प्लीफाई नहीं कर पा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस साल के बजट के हिसाब से आपको क्या लगता है आने वाले 1 साल में या 2 साल में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगा, कितने लोगों को काम मिल पाएगा? मैं एक छोटा सा आपको सुझाव एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए ओला है, ओयो है, आपके बायजू है, या आपका फ्लिपकार्ट है, या आपका स्नैपडील होगा, या आपकी बाकी ऐसी कंपनीज हैं, पेटीएम है। ये क्या थे? स्टार्टअप्स थे। आज इनका साइज देखिए, एम्प्लॉयज़ कितने हो गए इनके। तो मोदी जी ने ऐसे युवाओं का हाथ पकड़ा है, और उनको जो 3 साल की डिडक्शन मिलती थी, आज उसको 5 साल का किया है टैक्स डिडक्शन, जो 100% लेने का, और उनके ऊपर छोड़ा है कब लेनी है उनको। और इसके अलावा जो उनका एंजल टैक्स का इशू था, हमने वो भी रिजॉल्व कर दिया, लॉन्ग टर्म टैक्स कैपिटल गेन का था वो भी रिजॉल्व कर दिया। तो इन्हीं युवाओं ने भारत को दुनिया के पहले 5 देशों में स्टार्टअप्स में लाके खड़ा कर दिया। हमारा प्रयास है कि अगले 5 सालों में दुनिया के पहले 2-3 देशों में हमारा नाम होना चाहिए, और देश की युवा शक्ति वो कर सकती है। इसके अलावा मुद्रा योजना के माध्यम से लोग छोटे मोटे उद्योग लगाएं, उसमें हमने बल दिया। गवर्नमेंट ई मार्केट बेस में छोटे व्यापारियों को लाभ मिले, उसमें किया। एमएसएमई सेक्टर की रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए हमने आरबीआई से अनुमति दिलाई, तो 5 लाख उद्योगों की रीस्ट्रक्चरिंग हो सकी, रीफाइनेंसिंग हो सकी, तो उसमें उनका एनपीए नहीं हुआ। 1 साल उसका टाइम और बढ़ाने की बात कही। एमएसएमई सेक्टर का हमने टैक्स कम किया 30% से 22%, तो उनका बचत होगी तो अब और निवेश करके और रोजगार मिलेगा। कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट करके और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आएंगे तो उससे और उद्योग मिलने वाला है। जैसे हमने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में दीपक जी हम लोग कहीं नहीं थे, सब कुछ मोबाइल सब कुछ चाइना से हम इंपोर्ट करते थे मैक्सिमम। आज दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर भारत बन गया, केवल एक पॉलिसी में बदलाव किया हमने। अब हमारा बल ऐसा ही और है कि हम इसमें और कितनी ताकत के साथ कर सकें कि चाहे सेमीकंडक्टर हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इस पे और बल देना है और जॉब क्रिएशन इस सेक्टर में करनी है। इसी तरह से हमने एग्रीकल्चर के एलाइड प्रोडक्ट्स जितने हैं, इसके साथ बहुत बड़ा रोजगार उत्पन्न होने वाला है। आखिरी चीज मैं जानना चाहूंगा, लोग जो टैक्स पेयर्स हैं, मिडिल क्लास हैं, जो आपकी कोर वोटर हैं, वो बड़े बेचैनी से जानना चाहते होंगे कहीं इस हाथ से देने और उस हाथ से लेने में कहीं उनकी जेब से सब कुछ तो नहीं निकल जाएगा। आप भरोसा देते हैं कि कुछ ना कुछ तो बचेगा? क्या कैलकुलेशन है? ऐसा नहीं है। देखिए, हमने 2.5 लाख तक भी राहत दी तो मोदी सरकार ने दी, 5 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो मोदी सरकार ने किया, और इसको भी आगे कम करते करते कि 7.5 लाख तक आपको 10%, फिर 15% ऐसे करके किया है। तो ये बहुत बड़ी राहत है। और जो आपको एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं, हमने दोनों ऑप्शन दिए। आप उसके साथ जाना चाहते हैं आप वो करिए। अगर आप सीधा कहना चाहते हैं मेरी इतनी आय है, ये सीधा मैंने इतना टैक्स, मेरा परसेंटेज बनती है, मैंने इतना टैक्स दिया, तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको झंझट में वैसे ही पहले पूरी डिटेल वाले में जाना है तो आपके पास वो ऑप्शन भी है।
हमने आसानी भी की है और करों में राहत भी दी है, पहली ये। दूसरा, हमने जैसे सबका विश्वास स्कीम लेकर आए तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमने कटौती की थी। अब हमने विवाद से विश्वास स्कीम लेकर आए हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस में, इनकम टैक्स में बचत है, तो अब उसमें भी बहुत बड़ा लाभ है। हमने व्यापारी वर्ग पर बहुत विश्वास किया, हम उनका सम्मान करते। मोदी जी ने कहा वी मस्ट रिस्पेक्ट द टैक्स पेयर्स ऑफ द कंट्री, करदाता का सम्मान करना है, और ये सरकार पूरी उसी दिशा में लगी है कि व्यापारी वर्ग का, करदाताओं का सम्मान करें, चाहे वो कर्मचारी हो, व्यापारी हो, जो देश को कर देता है उसके कारण ही देश का विकास होता है। और इनकी ईमानदारी के कारण ही 6 करोड़ से अब हम 11.5 करोड़ से ज़्यादा टैक्स पेयर्स हो गए। तो हम उस दिशा में भी आगे, हमारा टैक्स कलेक्शन हो गया, उस दिशा में हम बड़े 60 लाख से ज़्यादा हमारे जीएसटी में और नए लोगों ने रजिस्टर किया। तो अपने आप में देश अच्छी दिशा में बढ़ रहा है। कई सारे लोग कहते हैं कि नोटबंदी के चलते कैश फ्लो मार्केट में कम हो गया है, लोग अपना पैसा निकालने से, पैसे को इन्वेस्ट करने में, आगे इन्वेस्ट करने में हिचक रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये स्लो डाउन के पीछे एक बड़ा रीजन नोटबंदी का है? देखिए, जो हमें विरासत में यूपीए ने दिया था वो बैंकों की खस्ता हालत थी। हमने लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा बैंकों में रिकैपिटलाइज किया है, बैंकों को ताकत दी, खड़ा किया। अब 10 बैंकों के 4 बैंक बनाए, उनकी क्षमता को और बढ़ाया है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लाकर 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा वहाँ से उगराही करके वापस बैंकों में डाली, जो बैंकों की देनदारी ड्यू थी। हमने बड़े कदम भी उठाए और कड़े कदम भी उठाए, सही दिशा में उठाए। आखिरकार अगर भारत को बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो ईमानदारी की राह पर चलकर बनना होगा, और मुझे खुशी इस बात की देश के लोगों ने हमारा उसमें साथ दिया है। और यही कारण है कि पहले सबका विश्वास स्कीम और अब विवाद से विश्वास स्कीम, ये दोनों ही इस दिशा में लाएगी कि पुराने जितने किस्से हैं उसको खत्म करके कुछ सरकार के खजाने में पैसा जाए, कुछ व्यापारियों के हिस्से में जाए, ताकि वो अपना काम दिल खोलकर कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी। बहुत तो ये थे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन्होंने बताया कि सरकार के आने वाले समय में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए क्या प्लानिंग है। अभी अनुराग जी से एक राजनीतिक इंटरव्यू बाकी है, और जैसे ही उनसे प्रतिबंध हटेगा और वो कैंपेनिंग में जाएंगे तो फिर उनका एक राजनीतिक इंटरव्यू होगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।